विधिशास्त्र का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया था, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे जो पहला चैप्टर है परिभाषा, महत्व, तो क्या है क्या नहीं है, लॉजिकल सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से बहुत सी बातें हैं, ठीक है। टॉपिक बनाकर एक जगह उसे अरेंज नहीं किया जा सकता कि एक एक टॉपिक ऐसे बना लें और अरेंज कर लें, ठीक है। होता क्या है, जैसे सामान्य रूप से एक इतिहास के क्रम में चलता है, शुरुआती दौर विधिशास्त्र का एक इतिहास के रूप में चलता है कि क्या है, कैसे इसके महत्व को पहचाना जाए, ठीक है, क्या और पहचान हो सकती हैं, इस टाइप की तमाम बातें जो है टॉपिक के रूप में चलती रहती हैं, उसके अनुसार ही सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो देखते हैं क्या है ना। अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक, तो बहुत से विधिशास्त्रियों ने बहुत सी बातें कही हैं। इसके साथ साथ कुछ और बातों को भी ध्यान में रखना है जो हमारे प्रश्न आते हैं उसके हिसाब से, ठीक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना करके, ठीक। इस विधि शब्द में यदि हम जाते हैं, ठीक है, इस विधि शब्द में जाते हैं तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन के रूप में अगर देखा जाए तो पहले इस पृथ्वी पर, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक, जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन चलने लगा, ठीक। इसी जीवन में मानव हिस्सेदार बनता है, ठीक है, पृथ्वी के जीवन चक्र में और जीवों की जो उत्पत्ति हुई उसमें मानव हिस्सेदार बनता है, ठीक। अभी यहाँ पर एक सामान्य प्रकृति सर्कमस्टांसेस जनित जो विधियाँ थीं जानवर वही अपनाते हैं, ठीक है, जानवर वही अपनाते हैं। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किन्हीं इलाकों में पर्याप्त वर्षा होती है, वहाँ की जीवनचर्या अलग है, किन्हीं इलाकों में औसत वर्षा होती है, सीजनल वर्षा होती है, वहाँ की जीवनचर्या अलग है, ठीक है। तमाम चीज़ें देखेंगे, कहीं वर्षा नहीं होती है, मरुस्थलीय इलाके हैं, डिजर्ट्स हैं, वहाँ की जीवनचर्या अलग है, ठीक। तो जो विधिशास्त्रियों का प्रारंभिक क्रम था उसने इसी तरीके से जोड़ते हुए बताया, क्या बताया कि पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई, जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई, ठीक है, सबका अपना नियम है, ठीक। पेड़ पौधों का भी अपना नियम है, पानी कम हो जाएगा तो पत्ते गिरा देंगे, पतझड़ आ जाएगा, इस टाइप से, ठीक। तो यही नियम क्रमबद्ध होते होते विधि का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन उनके लिए नियम शब्द की चर्चा हम करते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए, लेकिन जब मानव की बात होती है तो क्रम बदल जाता है। तो कैसे बदलता है? जीवन का हिस्सेदार जब मानव बना, अभी भी ये जानवरों जैसे ही नियमों का पालन करते थे। इसी मानव में जब एक और शब्द जुड़ता है, सभ्यता या सभ्य मानव, ठीक है, सभ्यता का जब विकास हुआ, ठीक है, तब कुछ नियम जो थे वो विधि का स्वरूप ग्रहण करने लगे, ठीक है। कैसे कह सकते हैं? क्या होना चाहिए, ठीक, यानी कि आपको सभ्य बने रहने के लिए क्या होना चाहिए, इसके नियमों का विकास हुआ, ठीक है। और क्या हो रहा है, इसके आधार पर सही और गलत का विकास हुआ, ठीक है। विधिशास्त्र का क्रम यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। विधिशास्त्र तो जब तमाम थिंकर्स आए, विचारक आए, उन्होंने अपनी विचारों को जो है अग्रसरित किया, लोगों के सामने एक्सप्रेस किया और लोगों द्वारा उस पर चर्चा परिचर्चा के आधार पर उसको मान्यताएं दी गई कि हाँ ये उचित है, ये अनुचित है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सभ्य के लिए जो कल्चर्ड हैं उनके लिए आवश्यक है, जो अनकल्चर्ड हैं उनके लिए आवश्यक नहीं है। जब ये विचारधाराएं, जब नियमों के अनुपालन में दबाव बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि सही का पालन करें, गलत का अगर पालन करेंगे दंड दिया जाएगा, गलत के पालन पर दंड दिया जाएगा, ऐसे जब विचार लोगों के मन में आए, ठीक है,
तो अगली जनरेशन को जब देना शुरू किए, अगली जनरेशन को देना शुरू किए, अगली जनरेशन को देना शुरू किए, ठीक, तो वो तमाम चीज़ें धीरे धीरे आगे आते आते विधियों के रूप में मान्यता मिल गई। अब अगली जनरेशन को जो दे रहे हैं उन्हीं बातों पर तमाम विचारधाराएं हैं, ठीक है। सही जब हम इस सही को अगली पीढ़ी को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो इसी के संदर्भ में देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कही गई, और उसी से जो स्कूल्स हमें पढ़ने हैं उन विचारधाराओं का जन्म हुआ, ठीक है। कैसे कैसे अगली पीढ़ी को कैसे मिला? प्राकृतिक रूप से। नेचुरल ज्यूरिस्ट ने क्या कहा कि प्रकृति ही अगली जनरेशन को देती चली जाती है, यह स्वाभाविक है। प्राकृतिक में क्या बात आई? स्वाभाविक है। ये आगे बढ़ गया, ठीक। किसी ने कहा परिवार द्वारा, ठीक है, परिवार द्वारा, ठीक। यानी कि अगर परिवार द्वारा को और कुछ कहना हो, परिवार द्वारा को अगर और कुछ कहना हो, समाज द्वारा। जब परिवार और समाज द्वारा अगली पीढ़ी को ट्रांसफर किया गया, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, समाजशास्त्रीय विचारधारा का जन्म हुआ। ऐसी बातों को मानने वाले विधिशास्त्रियों को समाजशास्त्रीय विचारधारा वाले कहे जाते हैं, ठीक है। किसी ने कहा स्वतः ही, ठीक है, स्वतः ही, ठीक, लोगों के मध्य निरंतर रहा, ठीक है। प्रकृति वाले कहे कि ये नेचुरल है, ऐतिहासिक वालों ने कहा कि ये स्वतः ही लोगों के बीच कंटिन्यूअस है, इतिहास बन गया। इतिहास हमें सिखाता है कि इसको अपनाएंगे तो आप सभ्य रहेंगे, इसको अपनाएंगे तो आप असभ्य की कैटेगरी में चले जाएंगे। ऐतिहासिक विचारधारा, कहने का दृष्टिकोण बदलता जा रहा है, प्रकृति से ही स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ रहा है, नेचुरल। परिवार समाज द्वारा आगे बढ़ रहा है, सामाजिक विचारधारा। स्वतः ही लोगों के मध्य अनुपालन का क्रम बढ़ता चला जा रहा है, ऐतिहासिक विचारधारा। फिर कुछ लोग नए आए, उन्होंने कहा संप्रभु या नियंत्रक द्वारा, इनके द्वारा नेक्स्ट को सिखाया जा रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। क्या हो रहा है? होना चाहिए, क्या हो रहा है? ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है तो है, आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। एक बाध्यता का बल एक सुपीरियर अथॉरिटी द्वारा आरोपित कर दिया गया, एनालिटिकल स्कूल डेवलप कर गया, ठीक है। राजा द्वारा बनाई गई विधियां हैं, ठीक। अपने अपने हिसाब से समय बदलता रहा, विधियों का स्वरूप बदलता रहा, आने के रास्ते बदलते रहे। किसी ने कहा प्रकृति से आया है, किसी ने कहा समाज में अनुपालन होने के नाते आया, किसी ने कहा कि इतिहास बताता है कि ये खुद ताकत रखता है, चला आ रहा है। किसी ने कहा नहीं, संप्रभु ने कमांड के रूप में हमको सिखाया है कि ऐसा ही होना चाहिए। तमाम विचारधाराएं हो गई, इसी के अनुसार विधि आगे बढ़ती रही, और इसी का अध्ययन हमारा विधिशास्त्र है। यानी कि इसी को अगर उल्टा आप पढ़ लीजिए, ठीक है, ये जो तमाम बातें हैं ये आदि कर लीजिए, आदि, ये तमाम बातें जो हैं इन्हीं का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम विधिशास्त्र की कैटेगरी में आज एक सब्जेक्ट के रूप में चले जाते हैं। सिंपल सा यह सोच रखते हुए जो कोई भी विधिशास्त्र को पढ़ता है उसे कभी कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन आप डायरेक्ट थिंकर्स पढ़ने लगे, स्टेटमेंट रटने लगे, क्या है क्या नहीं है उसकी चर्चा ही नहीं किए, न थिंकर्स याद हुए न स्टेटमेंट याद हुए, सब चीज़ रटने में ही चला गया। परिणाम क्या निकल करके आता है? परिणाम निकल करके आता है विधिशास्त्र एक कठिन विषय है। एक सामान्य सा, अगर किसी भी बच्चे ने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी विधिशास्त्र की
ठीक है, और पढ़ने में उसे इंटरेस्ट हो, ये नहीं कि जबरन थोप दिया गया इसलिए पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे एक बहुत भावपूर्ण कहानी सा लिखा हुआ है शुरुआत में, और वहीं से क्रम मिल जाता है और सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। अब अध्ययन का विषय इसे क्यों बताया गया, अध्ययन का विषय क्यों बताया गया, ठीक है, तो उसके लिए भी छोटी छोटी बातें हैं। इसका महत्व क्या है? अब महत्व की बात की जाए, इंपॉर्टेंस की बात की जाए, ठीक है, तो कुछ लॉजिकल बातें निकल करके आती हैं कि हम विधिशास्त्र को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक। तो लॉजिकल बातें क्या निकल कर आती हैं? अभ्यांतरिक दिलचस्पी उत्पन्न होती है, अभ्यांतरिक दिलचस्पी, ठीक है। तो जब तक दिलचस्पी नहीं होगी, इंटरनली आप अटैच होकर के इंटरेस्ट नहीं लेंगे आप उसमें, तो विधि को तो कभी समझ ही नहीं सकते हैं। और ये दिलचस्पी उत्पन्न होती है जब आप विधिशास्त्र के रूप में विधियों को जानें। आईपीसी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन व्यवहारिक महत्व को भी समझ रहे हैं और कैसे इससे एक नियंत्रित लोक कल्याणकारी देश की स्थापना होगी, राज्य की स्थापना होगी, इन सब बातों को समझ रहे हैं, एक दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है आपका, विधिशास्त्र आसान हो गया। नहीं तो पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ठीक। चिंतनशीलता को प्रखर बनाता है, ठीक है, दूसरा महत्व इसका है चिंतनशीलता का विकास। आप चिंतनशील हो गए, अभी यहां क्या आया? अगली पीढ़ी के अनुसार, ठीक है, अगली पीढ़ी के लिए हमने पढ़ा ना अध्ययन कि अगली पीढ़ी जिस क्रम में मिला उसके अध्ययन से पता चला, विधिशास्त्र से हमें पता चला। तो चिंतनशील व्यक्ति कौन है? चिंता करने वाला नहीं, चिंता चिंतन में जमीन आसमान का अंतर है। चिंता करने वाला खुद भी परेशान, पूरी दुनिया को परेशान रखता है, टेंशन लेके जी रहा है, सबको टेंशन दे रहा है। लेकिन चिंतनशील जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, नेक्स्ट के लिए, ठीक है। चिंतनशील पीछे के लिए नहीं होता है, कोई इसका भूतकालिक प्रवर्तन नहीं होना है, नेक्स्ट के लिए वो और बेहतर कुछ करता है। तो आज अगर हम चिंतनशीलता की बात करें और विधि से हट जाएं, सब्जेक्ट उन क्वेश्चनों में ही हमें रहना है जो हमारे प्रश्न आते हैं, प्रश्नों से बाहर नहीं जाएंगे। इस चिंतनशीलता को अगर विधिशास्त्र से हट जाएं तो चिंतनशीलता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है इकोनॉमी। जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो इकोनॉमी में कंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे वर्ड्स हैं, डेफिनेशंस हैं, जिनके प्रश्न भी लगातार आपको आते रहते हैं, उनको जरा पढ़िए तो आपको लगेगा कि नहीं, चिंतनशीलता क्या है। आज हम पॉल्यूशन से पीड़ित हैं, तमाम ऐसी सरकमस्टांसेज बनी हुई हैं कि मानव जीवन कष्टप्रद होता चला जा रहा है। चिंतनशील ही तो अगला रास्ता दे रहा है कि ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमी के लिए कहा जाए, चाहे फैमिली के लिए कहा जाए, चाहे आपके समाज के लिए कहा जाए, सोसाइटी के लिए कहा जाए, विलेज के लिए कहा जाए, कंट्री के लिए कहा जाए, लॉ के लिए कहा जाए, ठीक है, किसी के लिए भी कहा जाए। सस्टेनेबल मतलब होता है कि आज अपनी स्थिति को बरकरार रखते हुए मैक्सिमम आप प्रोडक्शन कीजिए, गेन कीजिए, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिसोर्सेज कम ना होने पाए। तो विधिशास्त्र भी तो यही बता रहा है कि आज भी हमें प्रोग्रेस करना है, लेकिन ऐसी प्रोग्रेस नहीं करना है कि कल यही विधि बोझ बन जाए। चिंतनशीलता का डेवलपमेंट होता है। हमने देखा कि ये बातें सही हैं, ये बातें गलत हैं, किस तरीके से कब्जे के नियम होने चाहिए, स्वामित्व के नियम होने चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप हुए उनके आधार पर हमने चिंतनशीलता दिखाई, देखा और नेक्स्ट के लिए अपने लॉ बनाया और अपने लॉ में अमेंडमेंट भी समय समय पर करते जाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते जाते हैं। इस चिंतनशीलता ने बताया कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। ये सीमांकन करके मत चलिए, आज बिना लिखे हुए फ्रेश एनवायरनमेंट का आपको अधिकार है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का आपको फंडामेंटल राइट प्राप्त है, राइट टू नो आपको प्राप्त है, जानने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे आप तो हजारों फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, किस आधार पर? चिंतनशीलता के आधार पर। यही तो विधिशास्त्र है, इससे इंटरेस्टिंग कौन सा सब्जेक्ट है? यही विधिशास्त्र है। चिंतनशीलता का विकास होता है, ठीक है, और जब चिंतनशीलता का विकास होगा तो आपके व्यक्तित्व का भी विकास होगा।
व्यक्तित्व का भी विकास होता है। ठीक है, यानी कि चिंतनशील बन करके व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, मतलब आप मानव होने के नाते जो आप अपनी पहचान रख रहे हैं वो भी आपके साथ और आपके बाद भी किस तरीके से लोगों के मध्य रहेगी, वही व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। ठीक है, न्याय की सार्थकता उपलब्ध होती है या सार्थक न्याय व्यवस्था डेवलप होती है। अब सार्थक न्याय मतलब ऐसा न्याय हो जिससे लोगों को खुशी मिले, लोगों को संतुष्टि मिले। न्याय के नाम पर कुछ भी नहीं परोसा जा सकता है। ठीक है, न्याय के नाम पर अगर कुछ भी परोसा जा सकता तो सीआरपीसी 482, ठीक है, सीपीसी 151 में, ठीक है, इनहेरेंट पावर्स ना दी गई होती कोर्ट को। कोर्ट को इनहेरेंट पावर दी गई। ठीक है, पीआईएल की व्यवस्था आई। हर एक चीज जो डेवलप हुआ है आज स्वतंत्रता पश्चात, इसी सार्थक न्याय को लाने के लिए डेवलप हुआ है। तो सार्थक न्याय तब होगा जब आप विधि को समझेंगे, विधि के उपयोग को समझेंगे, विधि का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे, कहानी जानेंगे कि हाँ कैसे डेवलप हुआ और क्यों ये आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब ये विधिशास्त्र के ये पॉइंट्स काम देंगे। अगर आप इस पर डेवलप हो चुके हो तो आपका इंटरव्यू कभी भी नहीं रुकेगा। आपकी दिलचस्पी है, जुडिशरी की इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नाम कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो क्या इंटरव्यू देंगे। चिंतनशील हैं, जो पूछा जा रहा है उसके अनुसार आप जवाब दे रहे हैं। व्यक्तित्व का ही इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो विकसित व्यक्तित्व है, डेवलप पर्सनालिटी आपकी है तो आप बेहतर आंसर देंगे। ठीक है, सार्थक आंसर देंगे, जस्टिफिकेबल आंसर देंगे, जो जस्टिफाई किया जा सके। उल जलूल आंसर थोड़े देंगे, उल जलूल आंसर नहीं देंगे। ठीक है, और सब मिला करके इस विधिशास्त्र का एक इंडिविजुअल स्पेशल महत्व है जिसको शैक्षिक महत्व का कहा जाता है। शैक्षिक महत्व, साक्षरता का महत्व नहीं। आपका एस्से आएगा शिक्षा बनाम साक्षरता। शिक्षा, एजुकेशन क्या होती है और लिटरेसी क्या होती है, दोनों में जमीन आसमान का अर्थ है। ठीक है, लिटरेट मतलब अक्षरों को, किसी भाषा को पढ़ने, समझने, लिखने में सक्षम होगा, और एजुकेटेड मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, उस लिटरेसी का उपयोग करने में भी सक्षम होगा ताकि बेहतर से बेहतर स्थिति को या बेहतर से बेहतर जजमेंट किया जा सके। जैसी आवश्यकता हो वैसा निर्णय, वैसा अपने आप को बनाया जा सके, वो शिक्षित होता है। साक्षर तो दुनिया में बहुत लोग हैं। जो हमारी रिपोर्ट्स आती हैं गवर्नमेंट की ओर से, वो लिटरेसी रेट की आती हैं, एजुकेशन की नहीं आती हैं। एजुकेटेड पर्सन वो हैं जो अपने आप को अपने दिमाग के माध्यम से, अपने डेवलपमेंट के माध्यम से, अपने पर्सनालिटी के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी लिटरेट वो लोग हैं जो सर्टिफिकेट दिखा करके बता देते हैं कि हम लिटरेट हैं। तो ये शैक्षिक महत्व का है। ये विधिशास्त्र के कुछ महत्व हैं जिनके आधार पर इस सब्जेक्ट का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पढ़ने के बहुत से गूढ़ चीज़ों को या अपनी समझ को डेवलप करने की बहुत सी चीज़ों को स्पष्टता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। इसी विधिशास्त्र में, विधि के विकास में एक सिंपल सी लाइन है, सिंपल सी लाइन है कि जो अभी तक का सारा समय गुजरा है उसमें एक डिवाइडेशन क्रिएट किया जाता है। तो सामान्य भाषा में उसको समझते हैं कि विधि के बारे में, विधिशास्त्र के अध्ययन से ही पता चलता है कि विधि के बारे में एक सामान्य अवधारणा थी, और वो अवधारणा 19वीं शताब्दी को अगर मान लीजिए, ठीक है, यानी कि सन 1800 से लेकर के 1899, 19वीं शताब्दी उसी को कहा जाएगा। 19वीं शताब्दी के इसके पूर्वार्ध में या पूर्व में, ठीक है, पूर्व में अगर बात करें, 19वीं शताब्दी के पूर्व में विधि को किस तरीके से लिया जाता था या इसकी जो चर्चा होती थी विधि की, विधिक सिद्धांतों की, वो किनके रूप में होती थी? दर्शन, धर्म, नीति, ठीक है, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के रूप में, धर्म में उसकी चर्चा होती थी, नीति नैतिकता में जो है नीति शास्त्र, और नैतिकता में नीति को नीति शास्त्र भी लिख सकते हैं।
और राजनीति, इसके रूप में चर्चा होती थी। ठीक है, यानी कि जो लीगल थ्योरीज थी, विधिक सिद्धांत थे, या तो दार्शनिक तौर पे हमें दिया जाता था ऐसा है वैसा है। जैसे भारतीय इतिहास को लिया जाए तो उपनिषदों में दर्शन का हमारे जो है स्रोत मिलता है, भारतीय दर्शन का सोर्स है, और तमाम तरीके से उसे बताया जा गया, हमको हमारे ट्रेंड में, कल्चर में लाया गया कि उचित अनुचित के रूप में। ठीक है, धर्म के रूप में उसे लाया गया कि ऐसा करना इस धर्म का हिस्सा। सारे धर्म एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी धर्म में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो ऊपर की ओर ना देखता हो। ठीक है, ऊपर कोई वाद विवाद नहीं है, नीचे ही सारा वाद विवाद है। सारे धर्मों में ऊपर की ओर ही देखा जाता है। सब जगह का एक ही सिस्टम है, और यहाँ पर अलग अलग व्यवहारों में परिवर्तन करके, अलग अलग सरकमस्टांसेस में अलग अलग व्यवहारों को अपनाया गया, और उसी हिसाब से वो विचारधाराएं आगे बढ़ी धार्मिक विचारधाराओं के रूप में। ठीक है, हम किसी भी धर्म की बात करें, ठीक है, जैसे जो चर्चित धर्मों में आप आइए, बौद्ध और जैन में सत्य बोलना, अहिंसा करना, ठीक है, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक संचय न करना, संतुलित जीवन को अपनाना, सारे धर्म यही बात कह रहे हैं। अब सारे धर्म यही बात कह रहे हैं तो ये धार्मिक सिद्धांत हैं या मानव जीवन के सिद्धांत हैं, मानव जीवन की उन्नति के सिद्धांत हैं। ठीक, तो भारतीय इतिहास में इनकी चर्चा हुई। फिर समाज चलता रहा, भागवत धर्म का उदय हुआ, उसमें भी यही बात कहा गया। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे हर एक धर्म में यही बात रही। ठीक, फिर विदेशी आक्रमणकारियों के वजह से अगर भारतीय कल्चर में कुछ बातें आई, कल्चरल गिरावट हुई, ठीक है, पॉलिटिकल नहीं, कल्चरल गिरावट हुई, तो मध्यकालीन आंदोलन चले, सूफी आंदोलन भी चला, भक्ति आंदोलन भी चला, उसके जरिए मानव जीवन को उन्नति का प्रयास किया गया, धर्म के रूप में दिया गया। नैतिकता बताई गई, नीति शास्त्र, इथिक्स क्या है, नीति क्या है, बड़ों का आदर सम्मान करें, ठीक है, छोटों को प्यार करें, नैतिकता बताई गई। राजनीति के रूप में बताई गई कि सीमाएं क्या होंगी, एक राज्य के प्रति आपका कर्तव्य है तो पड़ोसी राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है, इन बातों को राजनीति शास्त्र के रूप में बताया गया। राजा कैसा होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए, राजनीति आज लोक कल्याणकारी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 बता रहा है। तब राजनीति शास्त्र बताता था कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को नियंत्रण किस प्रकार रखना चाहिए, विदेशी राजाओं से संबंध किस प्रकार स्थापित करना चाहिए। यानी कि आज जो हम विधियों के रूप में बात कर रहे हैं, 19वीं शताब्दी से पूर्व वही लीगल थ्योरीज हमें फिलॉसफी के रूप में, रिलीजन के रूप में, इथिक्स के रूप में, पॉलिटिकल जो है साइंस के रूप में, जो है या पॉलिटिक्स के रूप में बताई जाती थी। और 19वीं शताब्दी के पश्चात, इसके पूर्व में ये रहा, इसके पश्चात लोगों का बातें वही, एक्सप्रेस करने का, विचार करने का ढंग बदल गया। ठीक है, ढंग बदल गया। ठीक, और यह आज विधिक सिद्धांत के रूप में चर्चा में आ गया। फंडामेंटल राइट्स किसका हिस्सा है, विधिक सिद्धांत का हिस्सा है। लेकिन अगर समता, ठीक है, स्वतंत्रता, इनकी बात की जाए, ठीक, मुख्य रूप से तो 2 फंडामेंटल राइट हैं, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। इनकी अगर बात की जाए तो इक्वलिटी एंड फ्रीडम की बात दर्शन, धर्म, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र में 19वीं सदी के पहले होती थी, और 19वीं सदी के पश्चात, ठीक है, 19वीं सदी से ये विधिक सिद्धांत के रूप में चर्चा में आ गए कि इक्वलिटी, फ्रीडम ये लीगल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और लॉ द्वारा, विधि द्वारा इनको मान्यता दी गई। बातें वही, तब भी इक्विटी की बात होती थी, इक्वलिटी की बात होती थी, फ्रीडम की बात होती थी, लिवलीहुड की बात होती थी, आज भी हो रही है। आज विधिक सिद्धांत के रूप में हो रही है, उस समय धर्म के रूप में हो रही थी। अंतर सिर्फ यही इतना है। तो 19वीं शताब्दी को एक आधार जो है, बेसिक लाइन मानिए, उससे पहले किस रूप में इसी के बारे में, विधियों के बारे में सोचा जाता था, उसके पश्चात किस रूप में विधियों के बारे में सोचा जाता था, बस दिमाग में इसे रहने की जरूरत है। अब देखा जाए अगर, ठीक है, तो विधिशास्त्री लोगों को, जो अधिकांश लोगों को पढ़ेंगे,
वो प्योर ला पर ही वर्क कर रहे हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के पहले विधि शास्त्रियों की अगर बात की जाए तो कोई धर्म से जुड़ा हुआ धार्मिक गुरु था, ठीक है, कोई फिलासफर था, कोई कुछ था, कोई राजनीतिज्ञ था, कोई कुछ भी था, ठीक है। भारत के एक विशेष पर्सनालिटी चाणक्य, अब चाणक्य को विधि का गुरु कहा जाए या राजनीतिक गुरु कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, लेकिन विधि संबंधी बहुत सी बातों को उन्होंने बताया। हिंदू ला का आधार मनु स्मृति, मनु को क्या कहा जाए, ऋषि कहा जाए, महात्मा कहा जाए, ठीक है, या विधि शास्त्री कहा जाए, ठीक है, याज्ञवल्क्य, विज्ञानेश्वर, तमाम ऐसे नाम हैं, तमाम ऐसे नाम हैं, उनको क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए। और राजाओं के नाम भी ले सकते हैं। सम्राट अशोक कहते हैं सारी प्रजा हमारी संतान की तरीके से है। इसको फंडामेंटल राइट्स के अवधारणा के रूप में क्या उनको विधिशास्त्री माना जाए या राजा माना जाए, सम्राट माना जाए, ठीक है। वो स्वरूप चेंज हुआ, खाली जो मुखौटे दिख रहे थे। पहले ऋषि, महात्मा, धर्म गुरु, ठीक है, राजा, उनके अधिकारी, इनमें से कोई विधि के बारे में चर्चाएं करता था, लॉजिक देता था। आज विधि शास्त्री लोग विधिक सिद्धांत के रूप में उसी लॉजिक की बात करते हैं। मुखौटे चेंज हो गए हैं, आधार नहीं चेंज हुआ है। सिंपल सा डिफरेंस है विधिक सिद्धांतों के बारे में 19वीं शताब्दी से पहले और 19वीं शताब्दी के बाद। ठीक है, क्लियर है। अब अगले हिस्से में लेते हैं कि ये विधि शास्त्र क्या है, क्यों है, कैसे है। उसके लिए कुछ शब्दों को, विधि शास्त्रियों के साथ अभी नहीं, कुछ शब्दों को चुन लेते हैं कि विधि शास्त्र को क्या क्या कहते हुए विधि शास्त्रियों ने एक्सप्रेस करने का प्रयास किया है। ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे कहा गया है इस बात को, ठीक, अन्वेषण कहा गया। ठीक है, ये सब विधि के बारे में है। जैसे हम लोग आज आपराधिक विधियों में इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं, वैसे ही विधि शास्त्रियों ने बताया कि विधि शास्त्र क्या कह रहा कर रहा है, विधियों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, सत्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों का कलेक्शन किया जाता है। विधि शास्त्र क्या कर रहा है, अच्छी विधियों को अच्छी बताने के लिए तर्कशील पिछले इतिहास को, पिछले प्रमाणों को लेके आ रहा है कि ये विधियां, इनकी आवश्यकता क्या है, ये किस प्रकार से अच्छी हैं, इन्वेस्टिगेट करके ला रहा है। तो किसी ने अन्वेषण कहा, विधि शास्त्र को इन्वेस्टिगेशन कहा। ठीक है, किसी ने क्या कहा, वास्तविक समस्या को हल करने में मदद। ठीक है, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बताया। अब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, यही तो मूल मुद्दा है जो हम लोग पढ़ते रहते हैं विधिशास्त्र से अलग हट करके। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रोज कॉन्स्टिट्यूशन के जो नए नए इंटरप्रिटेशन हुए वो क्या थे। अभी उदाहरण आया था, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार फंडामेंटल राइट है, घोषित करना पड़ा। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन की वजह से हमें सांस लेना भी दुर्लभ हो गया है। उसका सॉल्यूशन लॉ में है कि कैसा जनजीवन अपनाया जाए, कैसे कैसे नियंत्रण रखा जाए कि इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड न होने पाए। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है यहाँ पर। पहले के समय को देखा गया तो पता चला कि CO2 उत्सर्जन की दर बहुत कम थी, लोग चैन से रहते थे, रोग वगैरह कम होते थे। आज देख रहे हैं कि पूरे एयर में, पूरे एटमॉस्फेयर में आपके, ठीक है, CO2, लेड, आर्सेनिक, SO2, पता नहीं कितनी विषाक्त गैसें और सॉलिड्स बिखरे पड़े हैं, जिसकी वजह से हम रोज नई गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। आजकल वायरस वगैरह फैला हुआ है, एक वेरिएंट खत्म नहीं होता है, नया वेरिएंट अप टू डेट वर्जन आ जा रहा है। अब अप टू डेट वर्जन आ गया तो विधि शास्त्र ने ही तो बताया रूल ऑफ क्वारंटाइन, जिसको हम IPC में भी पढ़ते हैं। और आज व्यवहारिक समस्या का हल के रूप में उस IPC के क्वारंटीन शब्द को हम यूज कर रहे हैं लगातार, कि विदेश से आए हैं, सिम्टम मिले तो इनको होम क्वारंटाइन कर दिया जाए। तो क्वारंटाइन कोई मात्र आपके क्रिमिनल लॉ का हिस्सा नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। विधिशास्त्र बता रहा है, विधिशास्त्र को बताया गया।
ठीक है। इसके बाद विधि क्यों है? किसी विधि शास्त्री ने कहा भाई ये विधि क्यों है, तो क्वारंटाइन का फिर से उदाहरण ले लीजिए, क्यों है? कोरोना आज फैला हुआ है ना, जब रूल क्वारंटाइन का था तब थोड़े फैला हुआ था, आज कितना काम कर रहा, क्यों है? लोगों के एक दूसरे के बीच संक्रमण ना होने पाए इसके लिए है, विधि क्यों है? हम लिवलीहुड वाली लाइफ को जिए इसके लिए है, ठीक है। मतलब राइट टू फ्रीडम है, टारगेट लिवलीहुड है। राइट टू इक्वलिटी है, टारगेट लिवलीहुड है, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी है, बात को समझने भर की देर है। विधि क्यों है, ऐसा कुछ कहा गया, तो क्यों कहां समझ में आएगा? विधि शास्त्र में समझ में आएगा, ठीक है। रहस्यों के, विधि के रहस्यों को, ठीक है, इसमें विधि के रहस्य समझे जाते हैं। कौन सा रहस्य? फिर वही उदाहरण, क्वारंटाइन तब नहीं समझ में आ रहा था, रहस्यमयी था, आज समझ में आ रहा है, ठीक है। लिवलीहुड तब नहीं समझ में आ रहा था, आज समझ में आ रहा है। जनसंख्या बढ़ने के साथ कैसी नीतियां होनी चाहिए, आज समझ में आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन किस प्रकार होना चाहिए, आज समझ में आ रहा है। आज प्रोडक्शन के लिए हम इतनी मात्रा में CO2 और तमाम विषैली गैसों को छोड़ दिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, ओजोन परत में छेद बड़ा होता चला जा रहा है। आज समझ में आ रहा है ये रहस्य कि अगर हम अपने आप को विधि के दायरे में नहीं रखेंगे, जेन्युइन विधियों के दायरे में नहीं रखेंगे, तो अगली जनरेशन जन्म ही नहीं लेने पाएगी। विधि के रहस्यों को उजागर करता है विधि शास्त्र। विधि का दर्शन भी कहा किसी ने, साथ में विधि का दर्शन कहा, फिलॉसफी ऑफ लॉ कहा। तो फिलॉसफी ऑफ लॉ या फिलॉसफी का अर्थ क्या है? कार्य कारण सिद्धांत। बड़ा सिंपल सा है, फिलॉसफी शब्द लोग गंभीर बना दिए हैं, बड़ा सिंपल सा है। क्यों पढ़ रहे हैं? जज बनना है पढ़ रहे हैं, APO बनना है पढ़ रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करना है पढ़ रहे हैं। वरना दुनिया का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शौकिया, ठीक है, मतलब दशमलव में भी हम नहीं गिन पाएंगे कि शौकिया वो आकर के IPC, CRPC, CPC, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, सारे एक्टों को पढ़ रहा हो। LLB कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आगे का जीवन यापन हमारा उचित हो सके इसके लिए कर रहे हैं। जज बन जाए, APO बन जाए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, जीवन यापन अच्छा हो, इसके लिए कर रहे हैं। कार्य कारण सिद्धांत है कि जो हम कार्य कर रहे हैं। तो उसी तरह विधियां भी हैं कि ये विधियां ही बताती हैं कि इन विधियों के तहत ये कार्य इन कारणों से हुए, परिणाम ये निकला, आगे अनुसरण करने लायक है या नहीं है, मूल्यांकन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर इस दर्शन आदि के साथ विधि का मूल्यांकन भी हो रहा है। बहुत सी कुरीतियों को हमने छोड़ दिया। जब ऐतिहासिक विचारधारा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रूढ़ियों के अपने आवश्यक तत्व हैं, निरंतरता होते हुए भी, आदिकाल से होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी वो कुरीति की कैटेगरी में आया। आज हम उसके विरुद्ध विधियां बना रहे हैं। मूल्यांकन हो रहा है, उचित या अनुचित, ठीक है। परंपराओं के अनुसरण में हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि सप्तपदी को मान्यता दी जाएगी, सापिंड को मान्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है। मूल्यांकन हो रहा है, उचित पद्धतियों को अपनाया जाएगा, अनुचित पद्धतियों को ड्रॉप कर दिया जाएगा। मूल्यांकन हो रहा है, विधि का मूल्यांकन करता है विधि शास्त्र, ठीक है। अगली बात कहते हैं, अगली बात क्या कहते हैं? स्टेटमेंट अब कुछ विधिशास्त्रियों के अनुसार रहेंगे, तो आदि कर दीजिए। ये सामान्य विधिशास्त्र की पहचान थी कि विधिशास्त्र क्या कर रहा है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। विधियों का अन्वेषण हो रहा है, वास्तविक समस्या का हल विधियों में ढूंढा जा रहा है। विधि कोई चल रही है आज है तो क्यों है, उस बात को हम डिसाइड कर रहे हैं। विधि के रहस्य क्या है, उन बातों को हम समझ रहे हैं। विधि का दर्शन क्या है, कार्य कारण सिद्धांत क्या है, उसको हम समझ रहे हैं।
विधि का मूल्यांकन कर रहे हैं आदि। ये एक सामान्य, कई विधि शास्त्रियों ने इस पर वर्क किया है, अपने स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन इन शब्दों को हम विधि शास्त्रियों के अकॉर्डिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। फिर विधि शास्त्रियों के साथ कौन से शब्दों को याद रखना है वो बाद की बात है। ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन के रूप में हमने विधि शास्त्र को समझा कि ये विधि शास्त्र हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्या इसका जो है महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके पढ़ने से हमें क्या लाभ है। उसके अनुसार हमने देखा कि क्या है, आंतरिक दिलचस्पी बढ़ेगी, चिंतनशीलता का विकास होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, सार्थक न्याय की ओर आप आगे बढ़ेंगे, शैक्षिक महत्व इसका होगा, यानी कि आप ऐसी पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी कि आप एजुकेटेड पर्सन के रूप में आएंगे, ओनली लिटरेटेड पर्सन के रूप में नहीं रह जाएंगे। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। पहले धर्म और राजनीति से जुड़े लोग ही विधि की बात करते थे, आज आम आदमी भी विधि की बात करता है, उचित और अनुचित की बात करता है। ये विधि शास्त्र के अध्ययन का महत्व है। ठीक है, तो आप जानते हैं हमारे विधायिका में कितने लोग, ठीक है, शुरुआत से आज़ादी के समय, आज़ादी के संघर्ष के समय से देखिए, ठीक है, विधिक व्यक्तित्व कितने जुड़े हुए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, डॉक्टर अंबेडकर हों, किसी का भी नाम ले लीजिए, सभी लोग विधि से जुड़े हुए व्यक्तित्व रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आज हमारी पॉलिटिक्स का डेवलपमेंट भी विधिक व्यक्तित्वों के साथ हुआ, सोशल डेवलपमेंट भी विधिक व्यक्तित्वों के साथ हुआ, स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्रता का संघर्ष भी विधिक व्यक्तित्वों के हाथ में रहा, स्वतंत्रता पश्चात हमारा डेवलपमेंट भी आज विधिक लोगों के हाथ में रहा, जिसमें तो सबसे बड़े उदाहरण तो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, जो हमें रोज नई रास्ते दिखाते हैं कि कैसे हमारा जीवन, ठीक है, पर्सनालिटी के फ्रीडम से जोड़ करके और लिवलीहुड की कंडीशन में आए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, पूरा स्ट्रक्चर संविधान में दिया गया है। ये विधिशास्त्र के अध्ययन का महत्व है। इसके अकॉर्डिंग हमें विधिशास्त्र पूरा पढ़ना है। जूरिस्टों को अपनी जगह एडजस्ट करते रहेंगे, इंडियन लॉ में उसका यूज किस प्रकार है वो उस बात पर निर्भर करेगा कि आप समझ रहे हैं, मूल्यांकन कर पा रहे हैं, अन्वेषण कर पा रहे हैं, दर्शन को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। इसके लिए विधिशास्त्र सब्जेक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है? यहाँ बहुत प्रश्नों से मतलब नहीं था। इसको इस तरह आप पढ़िए, आपकी समझ बढ़ेगी, सारी चीज़ें बढ़ेंगी, आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी और इस तरीके से पॉजिटिव रूप में चेंज होगी कि उसका आपको तमाम सब्जेक्टों में आप नंबर पाएंगे, हर चीज़ रहेगा, सिलेक्शन की ओर एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। विधिशास्त्र अति अनिवार्य, खुद के एक आधार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, तो उसके रूप में हम लोग फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं।